तो दिस वुड बी द लेक्चर 7 ऑफ सीरीज जेंडर स्टडीज़। इसमें ख़ास हम पाकिस्तान की बात करेंगे कि फेमिनिस्ट मूवमेंट पाकिस्तान में एक 1947 ऑनवर्ड्स हम देखेंगे। सो वन वी टॉक अबाउट फेमिनिस्ट और पाकिस्तान की बात करें, कायदे आज़म का एक सेकुलर आइडिया था कि वुमेन और मैन दोनों लाजमी हैं पाकिस्तान की प्रोग्रेस के लिए। एंड ही हैज़ सीन कि वुमेन्स भी कंट्रीब्यूटर थी पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। सो उनके सेकुलर थॉट ये थे कि नो कंट्री कैन प्रोग्रेस, कि जहाँ वुमेन्स को पीछे छोड़ दिया जाए तो ऐसे कंट्रीज प्रोग्रेस नहीं कर सकते। इनकी अपनी बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना और बेगम राना लियाकत अली खान, इन्होंने मिलकर तहरीक चलाई जिसका नाम इन्होंने रखा यूनाइटेड फ्रंट फॉर वुमेन, जो वोटिंग राइट्स के लिए और रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट के लिए करती थी, स्ट्रगल करती थी। वुमेन को राइट टू वोट तो मिल गया था 1956 में, प्लस 1956 में पहला आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, तो उन्हें वोटिंग राइट्स मिल जाता है। बट अगेन रिप्रेजेंटेशन का इशू रहता है कि वो अंडर रिप्रेजेंटेटेड रही हैं थ्रू आउट इवन आज तक। फिर आपके वोटिंग राइट से लेके फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 में आ जाता है, पास होता है कानून के अंदर। वो ये कहता है कि दूसरी शादी करने के लिए लाजमी है कि आप फर्स्ट वाइफ से परमिशन लेना लाजमी है। फिर वुमेंस के लिए भी लैंड लॉज आ जाते हैं। फिर मैरिज के रजिस्ट्रेशन वाला सिस्टम की जो शादी होगी वो रजिस्टर्ड शादी होगी, लाइक देयर शुड बी मैरिज मैरिज रजिस्ट्रेशन सिस्टम। फिर खुला का सिस्टम आ गया। खुला का सिस्टम ये होता है, वन इज़ द डिवोर्स। डिवोर्स उसे कहते हैं जो मेल को राइट होता है कि मेल फीमेल को डिवोर्स देता है। बट एक सिस्टम खुला का लिया है जहाँ पे फीमेल मेल से खुला ले सकती है, अगर उन्हें समझ नहीं आती तो वो सेपरेशन ले लेते हैं, जिसे खुला भी कहा जाता है, जो कि कानून हम फीमेल को इजाज़त देता है, राइट। जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, 10% सीट्स उन्होंने नेशनल असेंबली में रिजर्व कर दी और 5% प्रोविंशियल असेंबलीज में सीट्स वुमेंस की रिजर्व कर दी, कि इतनी सीट्स इनकी रिजर्व्ड हैं, राइट। फिर जनरल ज़ियाउल हक आ गए, उनका इस्लामाइजेशन का दौर था, जिसे इस्लामाइजेशन का दौर कहा जाता है। उन्होंने भी कुछ लॉज वगैरह पाकिस्तान के अंदर ले आए। एक लॉ था जिसे कहा जाता है कानून शहादत एंड हुदूद ऑर्डिनेंस। उसमें ये होता है कि औरत की गवाही जो है ना, उसे एक तो हाफ कर दिया जाता है, मतलब एक एक मर्द की गवाही दो औरतों की गवाही के बराबर है, राइट। दूसरा ये किया जाता है कि खातून तमाशाई नहीं हो सकती। स्पेक्टेटर्स होती है ना, कहीं किसी क्रिकेट का मैच हो रहा है कि फुटबॉल का मैच हो रहा है, समवेयर कोई भी तमाशाई, तो वुमेन्स कुड नॉट बी द स्पेक्टेटर, वो तमाशाई नहीं हो सकती। दूसरा इशू आता है कि अगर कोई वुमेन अपना रेप, मतलब वो बताना चाहती है कि मेरा रेप हुआ है, तो उसके लिए लाजमी था कि वो 4 आई विटनेस लेके आए जो बताएं कि हाँ जी मेरे साथ रेप हुआ है। ऑब्वियस एक इलॉजिकल सेंसलेस चीज़ थी। सो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है जना, एक होता है रेप। इन दोनों चीज़ों में ये फ़र्क है कि रेप जो होता दोनों हैं बुरी बात है, राइट। इस वजह से कि लाइक आपका निकाह नहीं हुआ तो ये दोनों चीज़ें इलीगल कंसीडर होती हैं। बट जिना कहते हैं कि इसमें वुमेन का कंसेंट होता है, एंड रेप में वुमेन का कंसेंट नहीं होता, राइट। सो अगर वुमेन ने रेप अपना बताना है कि मतलब, तो उसके लिए लाजमी था कि 4 आई विटनेस लेके आए, अदरवाइज दैट वुड बी कंसीडर एज जिना और उसे फिर सज़ा दी जाएगी, वुमेन को सज़ा दी जाएगी। तो ज़िया के इस्लामाइजेशन के दौर में ये चीज़ें आई। फिर ये स्लोगन्स लगना शुरू हो गए, मैन मुल्ला मनी मनी एंड मिलिट्री। फिर एक और कानून आ गया, इस्लामिक पीनल कोड फॉर लॉ गवर्निंग रेट्रीब्यूशन एंड कंपनसेशन। ये इस तरीके से होता है कि इस्लाम के अंदर क्यास और दियत का सिस्टम होता है। क्यास इस कि अगर खून आपका किसी ने बंदे को मार दिया है तो आप बदला ले सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर बदला ना लेना चाहो, किसास अगर ना लेना चाहो, तो आप क्या करते हो कि माफ़ी होती है। माफ़ी इन सेंस कि आपने एक दियत की रकम देनी होती है जो सेट होती है, कि लाइक दिस इज द दियत की रकम। एक सर्टन एस्पेक्ट, कोई सोने का वजन होता है, उसके हिसाब से दी जाती है। तो इसमें यह था कि अगर कोई मर्द मारा जाता है तो दियत की रकम फुल होगी, बट अगर कोई फीमेल मारी जाती है तो दियत की रकम वहाँ पे हाफ कर दी जाती है। तो ये जो इस्लामिक पीनल कोड था ये पूरा, उसने क्या किया कि दियत हाफ कर दी अगर वुमेन विक्टिम हो, राइट। फिर जब बेनज़ीर का दौर आता है, ऑब्वियस शी वॉज अ वुमेन, और ये उस दौर में भी थी 1995 में जब फोर्थ कॉन्फ्रेंस हुई थी बीजिंग में। So, इस दौर को वर्चुअल बनने कहा जाता है फेमिनिस्ट के लिए। इसमें पाकिस्तान के अंदर वुमेन बैंक्स भी बनी, पाकिस्तान ने सेडो भी साइन किया, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। इवन डेडो भी साइन किया था, डिक्लेरेशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ, मतलब एक था सेडो, एक था डेडो, ये दोनों भी पाकिस्तान ने साइन किए। ग्लोबल कमिटमेंट थी कि हम भी हर किस्म की
डिस्क्रिमिनेशन है उसे एलिमिनेट करेंगे अपनी सोसाइटीज़ के अंदर। ऑब्वियस ये जितने भी आपकी प्लान ऑफ एक्शंस आते रहे उसके अंदर ये गवर्नमेंट को ये स्ट्रेटजीज सजेस्ट करते रहे कि आपने ये चीज़ें अपने मुल्कों के अंदर कानून के अंदर लेके आनी। अब पाकिस्तान के अंदर एक्चुअली जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन थी वो दो किस्म की थी। एक तो वो ऑर्गेनाइजेशन थी जो अपर क्लास वुमेन चलाती थी, जिन्हें चैरिटेबल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता था, फलाई समझ के। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम जैसे आल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन। दूसरी जो आम औरतें, प्रोग्रेसिव वुमेन्स जो थी, वो ऑर्गेनाइजेशन को रन करती थी, जो ऑब्वियस अपर क्लास नहीं थी, लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास थी। तो उन ऑर्गेनाइजेशन जैसे अंजुमन ने जमहूरियत पसंद खवातीन, तो दो किस्म की वुमेन ऑर्गेनाइजेशन थी। 1973 में वुमेन को राइट टू एजुकेशन मिल जाता है, कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मिल जाती है कि हाँ जी, यू हैव द राइट टू एजुकेट योर सेल्फ। फिर एक लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स भी, उसकी भी मशरूमिंग होती है ऑब्वियस। ये जो दौर होता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर होता है, सो उसके अंदर ये होता है कि एक ओपननेस आना शुरू होती है सोसाइटी के अंदर, और वुमेन जो हैं उनका रोल ट्रेड में, स्टूडेंट और प्रोग्रेसिव यूनियन के अंदर भी बढ़ता जाता है, और वुमेन यूज टू टेक पार्टिसिपेट। फिर ये जो आपकी वुमेन मूवमेंट है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि वुमेन्स को ग्रेजुअली पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर भी इन किया जाता है, क्लास स्ट्रक्चर के अंदर। जो सूरत हाल 1947 में होती है वो ग्रेजुअली अच्छी होती जाती है और डेवलप होती जाती है ऑनवर्ड्स। वुमेन एक्शन फोरम बनता है कि अगेन वही एक जना का केस होता है, और वो जो फोर चार गवाही वाला सीन होता है कि रेप प्रूफ करना होता है और प्रूव नहीं हो सकता, और जना केस में औरत को सज़ा मिलती है। तो उसकी बेस पे वुमेन एक्शन फोरम बनता है, जिसके अंडर, इस वुमेन एक्शन फोरम के अंदर सात और ग्रुप्स रैलीज निकालते हैं, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं वो अचीवमेंट के बेसिंग ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल पाकिस्तानी वुमेन। तो ये वुमेन एक्शन फोरम जो होती है वो जिना केस से इमर्ज होती है और फिर बूम करती जाती है। लेकिन होता ये कि अगेन वुमेन एक्शन फोरम के अंदर भी ये होता है कि इलीट क्लास जो है ना, लाहौर की इलीट क्लास होती है जो लाहौर चैप्टर के अंदर, तो उसकी वजह से स्प्लिट आ जाता है। तो एक फिर WAF नेशनल बन जाती है और एक WAF डेमोक्रेटिक बन जाती है। मतलब ये वुमेन एक्शन फॉर्म भी दो उसमें पार्ट्स में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है एंड डिवाइड हो जाता है। कलोनियल एरा की बात करें कि ऑब्वियस आज़ादी से पहले जब ब्रिटिश राज था यहाँ पे, तो यहाँ के हालात कुछ ज़्यादा ख़राब थे ऑब्वियस। जब वो लोग यहाँ पे आए गोरे, तो 1857 ऑनवर्ड्स अपनी मशीनरीज और पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ऑब्वियस यहाँ का सिस्टम थोड़ा चेंज था, और वो यहाँ पे ट्रेड पर्पस और इन चीज़ों के लिए आए थे, तो ऑब्वियस वो अपनी कुछ वैल्यूज़ भी लिबरलिज्म की और इक्वलिटी की लेके आया ग्रेजुअली। वो यहाँ चेंज होती गई, बट यहाँ पे एक चीज़ होती थी, इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड ये कि बच्चियों को मार दिया जाता था। जो एक जैसे जालत का दौर होता था कि भाई बच्ची पैदा हो गई तो उसे जिंदा दफन कर दिया जाता, तो उसे फिर बंगाल रेगुलेशन ये कानून निकाल के मर्डर कंसीडर किया जाता था कि अगर किसी बच्ची को जिंदा दफन किया जाएगा, दैट वुड बी कंसीडर्ड मर्डर, और उसकी पेनल्टी होगी, राइट। फिर अंडर एज मैरिजेस होती थी बच्चियों की। तो एक शारदा बिल आ गया 1929 में। उसने क्या किया कि एक एज सेट कर दी कि 14 ईयर्स, 14 साल की बच्ची पबर्टी एज, मतलब जब बालिग हो जाएगी, सो 14 ईयर्स ऑनवर्ड उसकी शादी हो सकती है, इससे कम अंडर एज कंसीडर किया जाएगा। फिर बाद में 14 को 16 साल कर दिया जाता है कि आपकी मिनिमम एज है 16 ईयर, इससे अगर आप कम करेंगे तो वो एक पनिशमेंट और पेनल्टी आपके ऊपर होगी। फिर ऑब्वियस 1929 ऑनवर्ड जब आज़ादी की तहरीक शुरू होती है, तो उसके साथ आपकी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट भी शुरू हो जाती है, और कायदे आज़म जैसे लोग होते हैं वो इस आइडिया के साथ होते हैं कि सिर्फ मर्दों की पार्टिसिपेशन की ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियस वी नीड वुमेन पार्टिसिपेशन एज वेल। तो वही बात वहाँ आ जाती है कि फिर कैसे सिस्टम चेंज होता है, एंड देन थिंग्स गोइंग टू एमर्ज इन पाकिस्तानी सोसाइटी।